गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 3 अगस्त 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें हमारे सिलेबस से रेलिवेंट आते हैं ऐसे न्यूज़ के करंट अफेयर के आर्टिकल जो पढ़ने हमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खासकर प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही में अलग अलग जो मेंस का सिलेबस होता है जीएस पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज़ 1 से लेकर जनरल स्टडीज़ पेपर नंबर 4 तक बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। खैर, मैं आप लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी कोई भी आर्टिकल जब पढ़ाऊँगी तो क्यों और किस भाग से आपके सिलेबस के उसकी रेलिवेंस और क्यों आपको वो पढ़ना था। फिलहाल देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ में, जो कि बात कर रहा है वयनाड डिज़ास्टर की। देखिए, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है केरला के, उनके द्वारा एक बयान निकल कर आया है जो कि कहते हैं कि जो भी इस लैंडस्लाइड के डिज़ास्टर जोन के अंदर था उनमें से कोई भी बच नहीं पाया है, अलाइव नहीं रहा है। कल ही हमने इसके बारे में पढ़ा था और मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे यहाँ पर 199 से ज़्यादा लोगों की डेड बॉडीज़ ऑलरेडी क्या कर ली गई है, बाहर निकाल लिया गया है मलबे से, डेब्रीज से। यानी कि इससे भी ज़्यादा लोगों की इसमें दुर्घटना जो है उसमें डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। अगर हम बात करें तो बात करने से हमें समझ में आता है कि लगभग जो 189 बॉडीज़ यहाँ पर मिली है उसमें से लगभग 85 ऐसी बॉडी हैं जो कि मैन की थी यानी कि आदमियों की थी। इसमें से 76 वो वुमन एंड 27 वो चिल्ड्रन यानी कि बच्चे भी जो थे इस त्रासदी का शिकार हो चुके हैं। इसके पीछे की घटना क्या थी? बताया जा रहा था कि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी और जब वो बहुत तेज़ बारिश हुई तो उसकी वजह से एक हिल के ऊपर, एक पहाड़ी के ऊपर से लैंडस्लाइड हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है। यानी कि ज़मीन का कुछ भाग जो था वो पहाड़ी से बहुत तेज़ी से पानी के साथ मिलकर रसाव उसमें पानी ऑलरेडी कर चुका था और वो बहुत तेज़ी से हिल से नीचे की तरफ आ रहा था। जब वो नीचे की तरफ आता है तो वैली के अंदर जो रहने वाले ये लोग थे उनको अपने साथ कुछ को बहा ले जाता है और कुछ को अपने अंदर दबा देता है। उन्हीं की डेड बॉडीज़ को फिलहाल आर्मी के द्वारा प्लस जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके जो नौजवान हैं वो भी यहाँ पर आकर तैनात हुए हैं और काम कर रहे हैं विद स्निफिंग डॉग्स एज वेल, ताकि यहाँ पर जो भी बॉडीज़ हैं उनको निकाला जा सके और उनके जो परिजन है उनको दिया जा सके ताकि उनका अंतिम संस्कार ढंग से हो सके। ये सारी घटनाएं हो रही हैं। खैर, अभी क्योंकि आंकड़े और भी बढ़ गए हैं, अभी हमें समझ में आया कि 100 से ज़्यादा ऐसे बॉडी के पार्ट्स मिले हैं जिनका अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि एक्चुअली में ये किसके थे। क्या ये जो बॉडी पार्ट्स थे कहीं पर किसी का हाथ मिला है, कहीं पर किसी का सर मिला है, क्या ये किसी इंसान यानी कि आदमी के थे या किसी फीमेल के थे, राइट। तो मेल और फीमेल्स में से अभी तक डिस्टिंग्विश भी नहीं किया जा चुका है। इतने सारे बॉडी के पार्ट्स भी अलग अलग मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा एक क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं ये आर्टिकल भी देखिए इतना ही नहीं था, ये इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी थी मैंने आप लोगों को समझाया। पहले वाला आर्टिकल वो एक्चुअली में जीएस पेपर 3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आज जो मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ाने वाले हूँ ना, आज एक्चुअली में काफ़ी सारे आर्टिकल आए हैं जो एक ही मुद्दे से रेलिवेंट है। यानी कि मैं आपको बहुत सारी न्यूज़ पढ़ाऊँगी जो कि रेन से रिलेटेड होंगी, फिर मैं आपको इल नीनो, ला नीनो, रेनफॉल इतनी इंडिया में क्यों हो रही है, मानसून इंडिया में क्या आता है, क्यों आता है, ये सब कंसेप्ट समझाऊंगी। क्योंकि अगर कहीं से भी आपने इस कंसेप्ट को नहीं समझा है तो एक साथ में जो इतनी सारी दुर्घटनाएं फिलहाल इंडिया में हो रही हैं उनको आप ढंग से समझ नहीं पाएंगे, उनको आप जिन गहराइयों में जाकर समझने की ज़रूरत होती है वैसे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा एक बार इस सवाल का हम आंसर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कल ही मैंने आप लोगों को समझाया था एक्सरसाइज तरंग शक्ति के बारे में, सवाल उसी पे बनाया गया है क्योंकि ऐसे सवाल प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप लोगों से एक सवाल पूछूं कल पढ़ाने के बाद। मुझे आशा है आप लोग इसका जवाब ज़रूर दे पाएंगे। तो जल्दी से मेरा आंसर बताने से पहले आप लोग जो आंसर है उसको कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, इसमें से पूछा गया है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज होने वाली है जो आज तक इंडिया में इतनी बड़ी नहीं की गई थी और अब इंडिया में की जाने वाली है। नंबर 2 जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि ये जो एक्सरसाइज है ये 3 फेजेज में होगी और ये जोधपुर के अंदर ही होगी। तो आप लोग जल्दी से मुझे इसका जो आंसर है वो आंसर बता दीजिए, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है।
अगर मैं आप लोगों को आंसर बताऊं तो देखिए आंसर जो यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे ये बात तो सच है कि ये लार्जेस्ट है, क्योंकि ये 51 कंट्रीज़ को यहाँ पर इनवाइट करके एक्सरसाइज की जाने वाली है, यानी कि मल्टीलेटरल इंटरनेशनल एक्सरसाइज ये होने वाली है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, इसके अलावा थाईलैंड, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, तो म्यांमार, ये कंट्रीज़ तो होंगी। इसके अलावा बहुत सारी जैसे यूएसए जैसी पावरफुल कंट्रीज़, ब्राज़ील, ये कंट्रीज़ भी इसमें आएंगी और यहाँ पर 51 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स को भी यहाँ पर लेकर आया जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाती है क्योंकि ये 3 फेजेस में नहीं, ये होने वाली है 2 फेजेस के अंदर। 2 फेजेस में कैसे होगी चलिए समझते हैं। देखिए पहला जो फेज़ होगा वो फेज़ होने वाला है यहाँ पर अगस्त 6 से लेकर अगस्त 14 तक। अब ये जो फेज़ होगा ये होगा नुलूर डिस्ट्रिक्ट में। नुलूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? ये पड़ती है तमिलनाडु के अंदर। तो पहला फेज़ यहाँ पर होगा। दूसरा जो फेज़ होने वाला है वो हम देखेंगे सितंबर के अंदर। अब ये जो सितंबर का फेज़ होगा ये होगा सितंबर 1 से लेकर सितंबर 14 तक अगेन, और ये थोड़े लंबा फेज़ चलेगा। इसमें हम देख पाएंगे कि कैसे ये जो फेज़ होगा सितंबर का, इसमें ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ जो कि पिच ब्लैक एक्सरसाइज कर रही हैं, फिलहाल कंडक्ट कर रही हैं, वो भी आते टाइम इसमें इंडल्ज होंगी, इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगी। सो हैंस ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज होने वाली है जो आज तक इंडिया में इतनी बड़ी नहीं की गई है और अब इंडिया इसको कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये जो स्क्रीन पे पीपीटी दिखाई दे रही है ये, या फिर इसके अलावा जो पीडीएफ के रूप में यहाँ पर नोट्स हैं वो चाहिए हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल को जाकर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आप लोग यहाँ से ये जो हैंडल दिया गया है इससे जाकर भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल आ गया है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर अगर हम बात करें 3 के अंदर में, क्योंकि थोड़ा बहुत वहीं पे स्पोर्ट्स वगैरह, स्कीम्स वगैरह ये सब हमें देखना होता है। वैसे मोस्टली ये केवल और केवल प्रीलिम्स के लिए ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में 1-2 सवाल इससे रिलेटेड आ सकता है जो कि ओकेजनली ही आता है। ऐसा नहीं है कि हर साल स्पोर्ट्स से कोई सवाल आता है, लेकिन पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं, 4 साल के अंदर एक बार ये ओलंपिक होता है और इसमें हमारे देश के मेडल आ रहे हैं, तो हो सकता है कि सवाल आ जाए। वैसे भी इंटरव्यू के लिए भी ऐसी तैयारी हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो देखते हैं कि इंडिया का 3rd मेडल जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। पहले 2 जो मेडल है वो लेकर आई है मनु भाकर, ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर थे। 3रा मेडल लेकर फिर से आए हैं शूटिंग के अंदर। अभी तक इंडिया के 3 ही मेडल आए हैं और तीनों के तीनों शूटिंग में आए हैं। पहले जो 2 मेडल आए हैं वो आए हैं 10 मीटर पिस्टल के अंदर में, और अब जो ये 3रा मेडल आया है जो कि अगेन ब्रॉन्ज मेडल है यहाँ पर, ये लेकर आए हैं स्वापिनिल। और स्वापिनिल कुसाले जो हैं वो एक्चुअली के अंदर में 50 मीटर के राइफल के अंदर ये जो प्रतियोगिता थी इसमें इन्होंने ये जो पूरा का पूरा इनका प्रदर्शन था उसके आधार पर ही इनको 3rd पोजीशन से नवाजा गया है और ये देश के लिए 3रा मेडल लेकर आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल को जो कि अभी इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 1 में भी और जीएस पेपर 3 में भी। जीएस पेपर 1 में क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि देखिए जीएस पेपर 1 में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमें पढ़नी होती है फिजिकल ज्योग्राफी। है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर इंडिया की ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ती है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ती है। इंडिया की ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि होती है क्लाइमेटोलॉजी। यानी ज्योग्राफी को जब आप अलग अलग भागों में बांटते हैं तो उसमें अलग अलग भाग होते हैं। उसके अंदर ओशनोग्राफी होती है, जियोमॉर्फोलॉजी होती है, क्लाइमेटोलॉजी होती है। तो उसी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि जब अबव नॉर्मल रेन हो रही है, यानी कि नॉर्मल से, सामान्य से ज़्यादा बरसात यहाँ पर हो रही है, इस कंसेप्ट को बोला जाता है ला नीना। और ये ला नीना और ज़्यादा बरसात लेकर आएगा सितंबर के महीने में। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये ला नीना है? कौन ये बात कह रहा है? देखिए IMD के द्वारा ये जो स्टेटमेंट है ये दी जा रही है। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि हमेशा बरसात, तूफान, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आम नागरिकों तक पहुंचाता है ताकि डिजास्टर वगैरह से बचे रहें। या फिर इन्फॉर्मेशन होगी तो ऑब्वियसली कुछ लोग घर से बाहर ही कम निकलेंगे, कुछ लोग जो जिनको ज़्यादा ज़रूरी होगा वो जाएंगे, लेकिन अपने साथ में कुछ ऐसा सामान कैरी करके जाएंगे सो दैट उनको कहीं पर वो फंसे ना, कोई दुर्घटना ना हो, राइट। तो ये काम किया जाता है IMD के द्वारा। अब हम देखते हैं ला
ला नीना है एक्चुअली के अंदर क्या, और इंडिया में कौन सा ऐसा मानसून चल रहा है। देखिए इंडिया के अंदर ये समय आप लोगों को भी पता है कि कैसे जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो समय है ये समय होता है मॉनसून का। टोटल 4 महीने इसमें हम देख पाते हैं, जुलाई से लेकर सितंबर तक के, और मोस्टली हाफ ऑफ द जून जो है वो भी। लेकिन इससे पहले समर चल रही थी और इसके बाद में विंटर जो है वो शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही समर आ रही थी तो मॉनसून क्यों आता है इंडिया के अंदर, हम देखते हैं कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आजकल आप लोग देखेंगे कि पानी के अंदर यानी पानी नहीं, जो हवा है, विंड जो है आपके आसपास, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी। नमी क्यों है, क्योंकि आप लोग, अब नमी का पता कैसे चलता है कि नमी है हवा में, जैसे ही आपके पसीने आते हैं। नॉर्मली जब हवा लगती है तो पसीनों को पहुंच देती है। लेकिन अब अगर आप नदर्न इंडिया के रीजन में रह रहे हैं या फिर इंडिया में कहीं भी रह रहे हैं बेसिकली, एक्सेप्ट राजस्थान का रीजन जो होता है वहाँ पे थोड़ा ड्राई मौसम रहता है, हवाएं क्योंकि पैरेलल होती है तो वो उस समय पे ये जो बिल्कुल नमी से भरी हुई हवाएं हैं वो वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। हम देखते हैं कि और जो भी इंसान यहाँ पर रह रहा है उन लोगों को अगर पसीने आ भी रहे हैं तो वो अपने आप पोंछे नहीं जा रहे हैं जैसे ही वो हवा में लग रही है उससे, बल्कि और ज़्यादा पसीना आ रहा है और ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण है हवा में नमी का होना। लेकिन हवा में नमी आ कहाँ से रही है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल, और इसी के जवाब की अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो पूरा का पूरा मानसून है वो इंडिया में आता है। देखिए इंडिया में क्या होता है ना कि अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो हम देखते हैं कि मानसून आने से पहले इंडिया में होती है गर्मी, समर बहुत तेज। यहाँ पर हम देखते हैं 48 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो चला जाता है। सन की रेज इतनी ज़्यादा डायरेक्ट आकर अर्थ के ऊपर इंडिया पे पड़ती है, क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है, हम देखते हैं इंडिया यहाँ पर लोकेटेड, और हमारी अर्थ क्योंकि लगभग 23.5 डिग्री के क्या है टिल्ट के ऊपर है, झुकी हुई है, तो सन की रेज इक्वेटर के काफ़ी पास होने की वजह से इंडिया के ऊपर डायरेक्टली आकर गिर रही है। इस डायरेक्टली आने की वजह से यानी कि गर्मी जो है वो समर के महीनों में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इस गर्मी की वजह से हम देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा महीना है जुलाई का, उस महीने के अंदर में जो तिब्बत का एरिया है ये पूरा का पूरा रीजन बना देता है लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रेशर आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा, प्रेशर एंड विंड का कोरिलेशन होता है। देखिए प्रेशर जो होता है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर मिली बार के अंदर नापा जाता है, और हमारे यहाँ पर एक सरफेस प्रेशर भी होता है जो कि सी लेवल के पास में हम देखेंगे, और हमारा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है जो कि हमारे पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है। प्रेशर को नापने के लिए क्या किया जाता है कि हम एक यूनिट जो एरिया है उसको लेते हैं और उसके अंदर में कितना ज़्यादा फोर्स है उसको नाप लेते हैं, ये हमारा प्रेशर निकलता है। अब क्योंकि कहीं पे प्रेशर लो हो जाता है और कहीं पे प्रेशर हाई हो जाता है, इसी की वजह से जो विंड्स है, जो हवाएं हैं, जो हवा एयर जब मोशन में होती है तो उसको विंड बोला जाता है। ये जो मोशन होता है हवा का वो प्रेशर की वजह से ही होता है, जो कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग बन रहा होता है। अब क्या होता है कि हम देखते हैं यहाँ पर तिब्बत के एरिया के अंदर में क्योंकि लो प्रेशर है, बन चुका है, बिल्कुल नमी ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर, तो लो प्रेशर है तो हवाएं क्या करेंगी, ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देंगी। जैसे ही हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी तो हम देखेंगे कि इनके अंदर नमी नहीं है। नमी नहीं है तो ये क्या नहीं कर सकती, कंडेंसेशन नहीं कर सकती। कंडेंसेशन नहीं होगी तो बरसात नहीं होगी, यानी कि ये लोग ऊपर ठंडी होकर क्या करेंगे, डिविएट करना शुरू कर देंगी, एक दिशा से दूसरी दिशा में ऊपर जाकर ऐसे बहना शुरू कर देंगे। इनसे तो बारिश का कोई भी परिणाम नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ये लो प्रेशर जोन बन चुका है और यहाँ से हवाएं जा चुकी है, अब ये पूरा का पूरा लो प्रेशर है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अफ्रीका के पास के अंदर में जो मेडागास्कर का एक आइलैंड है हमें दिखाई देता है, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। वहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी क्योंकि इवेपोरेशन भी हो रहा है, समुद्र है बिल्कुल आसपास में, ओशन है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो हम देखेंगे वाटर वेपर है, यानी कि हवा के अंदर में नमी है। वो नमी क्या करेंगी, वो आएंगी इंडिया की तरफ। अब इंडिया की तरफ आएंगी तो हम देखते हैं कि इंडिया की तरफ यहाँ से जब ये हवाएं आती हैं तो सबसे पहले टकरा जाती हैं यहाँ पर वेस्टर्न घाट के ऊपर। अब वेस्टर्न घाट में हमें दिखाई देता है बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। जैसे ही ये हवाएं उनसे टकराती है और उनसे आगे जाना चाहती हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर होती है बरसात। तो मानसून की वजह से यहाँ पर बरसात हो रही है, ठीक बात है, लेकिन अबव नॉर्मल क्यों हो रही है, ये कंसेप्ट हमें समझना है। अबव नॉर्मल क्यों हो रही है,
उसको समझने के लिए पहले समझना होगा इल नीनो एल नीनो को। ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले एल नीनो को समझते हैं। एल नीनो का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर इससे क्या होगा, बरसात जो होगी वो बिलो नॉर्मल होगी, कम होगी। यानी कि इसी का उल्टा अब फिलहाल में हो रहा है। आईएमडी जो है प्रोडिक्शन दे रही है, जिसकी वजह से बरसात जो है वो देखने को हमें मिल रही है। देखिए एल नीनो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है ना, ये हम देख रहे हैं पूरे के पूरे पैसिफिक ओशन को, प्रशांत महासागर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये जो पैसिफिक ओशन है, इस ओशन के अंदर में हमें दो साइड दिखाई दे रही है। एक साइड दिखाई दे रही है यहाँ पर ईस्ट वेस्टर्न साइड जो कि इधर है, एक साइड हमें ईस्टर्न साइड इधर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये नक्शे को ही हमने इस तरीके से दिखाया है। अदरवाइज हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पर दिखाई देता है नॉर्थ अमेरिका और इसके नीचे आता है साउथ अमेरिका, तो इसी वजह से वो वेस्टर्न साइड हो जाती है। और क्योंकि एशिया इधर की तरफ है तो हम क्या सोचते हैं कि इस दिशा को हम लेते हैं ईस्टर्न साइड। अब यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पर जो एरिया है, अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसके अभी तक ये काफ़ी जटिल एक प्रक्रिया है। इसमें ऐसा हम एक वजह से नहीं बोल सकते हैं कि एल नीनो या ला नीनो क्यों होता है। ये एक्चुअली में 2 से लेकर 7 सालों में होने वाली एक घटना है कि ऐसा एक फिनोमिना होगा जो कुछ महीनों के लिए रहेगा। अब इसके पीछे कई सारे कारण हैं। मोस्टली देखें तो ये माना जाता है कि यहाँ का पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जब ये गर्म होता है तो हमारी अर्थ जो रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज, हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, हम देखते हैं कि उसके फोर्स की वजह से, कोरोलिसिस फोर्स की वजह से यहाँ की जो हवाएं होती हैं उनको बोला जाता है, क्योंकि ये हम देखते हैं पूरा का पूरा इक्वेटर यहाँ से गुजर रहा है। ऊपर हम यहाँ देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, नीचे हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन। और यहाँ पर हवाएं जो होती है उनका नाम से होता है ट्रेड्स। तो ये जो हवाएं चलती हैं ये एक्चुअली में इस तरफ आती हैं। जब यहाँ से जब ये गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, हवा ऊपर उठेगी और वो क्या करेंगी, इस तरफ आना शुरू करेंगी, राइट। जब ये इस तरफ आना शुरू करती है तो यहाँ पर आकर ये नीचे जाएंगी, क्योंकि अब तक ये कूल हो चुकी होंगी। जब ये ठंडी हो चुकी होंगी तो हम देखेंगे यहाँ से फिर से ये वापस इधर की तरफ प्रेशर कर रही हैं, जो उनको हवाओं को भेजना शुरू करेंगी। इसकी वजह से एक सेल बन जाता है, हवाएं इधर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर इधर आती है, फिर इधर आती है। यहाँ से क्योंकि हवाएं और पानी दोनों गया है, क्योंकि ओशन के अंदर करंट भी होता है ना, तो जैसे ही हवाएं जाती हैं किसी तरफ की तरफ, तो हम देखते हैं वो साथ ही में समुद्र के पानी को लेते हुए भी जाती है। और जो क्योंकि वो सरफेस का पानी लेके जा रही है, ऊपर ऊपर का पानी लेके जा रही है, तो वो पानी गर्म होता है। गर्म क्यों होता है, हीट की वजह से, जो कि डायरेक्टली सन की हीट वहां पर आ रही थी। अब ये गर्म पानी जब इधर की तरफ आएगा करंट्स में होकर, तो यहाँ से भी एवापोरेशन होगी। कुछ ऐसी हवाएं होंगी जो इस तरफ जाएंगी, कुछ ऐसी हवाएं होंगी जो इस तरफ वापस मुड़ जाएंगी। जो इस तरफ जा रही हैं वो मेडागास्कर की तरफ भी जाएंगी और इंडिया की तरफ भी जाएंगी। इंडिया में क्या होता है ना कि जैसे हमने देखा था कि वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पर बहुत सारी माउंटेन्स है, जिनसे क्या होता है कि ये जो इस तरफ से यहाँ पर मेडागास्कर से विंड्स आ रही होती है, वो इनसे टकराती है और यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में बरसात हो जाती है। हम देखते हैं कि ईस्टर्न घाट, जब इंडिया की बात करते हैं तो ईस्टर्न घाट के ऊपर भी माउंटेन्स तो हैं, लेकिन इनके बीच में गैप होता है। कुछ तो बरसात यहीं पे कर देती है, लेकिन इसी की वजह से ये क्या करती है, बहुत सारे एरियाज़ में अंदर भी चली जाती हैं और तिब्बत तक भी जाती रहती हैं। तो ये जो हम पूरा का पूरा सिनेरियो देखते हैं, ये देख पाते हैं क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, ला नीना जब हो रहा है तो ये अब तो क्या हो रहा है कि इस तरफ से ये जा रही है, प्रिवेंट हो रही है। ज़्यादा पानी भी जो था, इधर ठंड है, इधर गर्मी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ये इल नीनो हो रहा है। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं थी वो ज़्यादा दूर आ ही नहीं पाई, सिर्फ इतनी ही दूर आ पाई, और इस वजह से जो पूरा का पूरा पानी में इवेपोरेशन होना था और हवाओं के अंदर जो बहुत ज़्यादा नमी आनी थी और जो मेडागास्कर तक यहाँ पर हवाएं जानी थी वो नहीं हो पा रही है। तो नॉर्मल मानसून में जितनी बारिश होनी चाहिए थी वो होती हैं, लेकिन जब इल नीनो होता है तो यहाँ की भी बरसात जब इधर चली जाती है तो हम देखते हैं कि इस एरिया के अंदर जो पेरू वाला एरिया है वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। फिर ला नीना हो रहा है। अब की बार क्या हो रहा है, विंड्स इधर आ रही है, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ यहाँ पर गर्म पानी को लेकर आ रही है। गर्म पानी ज़्यादा है तो हवाएं ऊपर उठेंगी, क्योंकि लो प्रेशर है। लो प्रेशर है तो हवाएं ऊपर उठ रही हैं, तो हम देख पा रहे हैं कैसे इसकी वजह से जो बरसात है वो इंडिया में ज़्यादा हो रही है।
अब बरसात से रिलेटेड फिर से एक आर्टिकल आया हुआ है जो कि बात कर रहा है कि कैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 लोगों की क्या हो गई है, डेथ हो गई है क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से। बादल तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के एरिया में हम देखते हैं पहले भी फटे हैं, लेकिन अब फिर से हो रहा है। ला नीना का इम्पैक्ट अभी इसमें बताया जा रहा है क्योंकि ला नीना की वजह से बरसात जो है वो ज़्यादा हो रही है। वैसे इन ऊपरी हमने राज्यों में देखा था कि बरसात जो है वो अबोव नॉर्मल से कम थी जुलाई में, लेकिन अब माना जा रहा है कि सितंबर में ये और ज़्यादा हो सकती है। 14 लोग इसमें हम देखते हैं उत्तराखंड की जो रेंज है उनके अंदर भी 14 लोगों की डेथ हो चुकी है, यहाँ पर भी 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। गुड़गांव के एरिया में भी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक्यूशन होने की वजह से 3 लोगों की डेथ हो चुकी है मेट्रो के पास में। ऐसा ही सब कुछ जो सिनेरियो है वो हमें दिखाई दे रहा है। दिल्ली के अंदर भी 3 एस्पिरेंट की डेथ हो चुकी है। 4th जो एस्पिरेंट थे पटेल नगर में थे, उनकी भी इलेक्ट्रिक्यूशन यानी कि करंट लगने की वजह से डेथ हो गई थी बरसात की वजह से। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो दिखाई दे रही हैं बारिश की वजह से, उसका क्या कोई हल नहीं है। उसी के ऊपर अभी हम देखते हैं कि इन सारे प्रॉब्लम्स के पीछे कुछ कुछ कारण भी होते हैं, जैसे कि शिरूर जो लैंडस्लाइड यहाँ पर आई थी पहले, आप जो लैंडस्लाइड हुई है वो हुई है वायनाड के अंदर में यानी कि केरला के अंदर में। इससे कुछ समय पहले हम देखते हैं तमिलनाडु में भी एक लैंडस्लाइड की घटना हुई थी जो कि हुई थी शिरूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और यहाँ पर इसकी रिपोर्ट यहाँ पर आई है जिसमें हम देखते हैं कि ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट यहाँ पर टेक्निकल टीम के द्वारा जो है वो सबमिट करवाई गई है वो बताती है कि यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया थी उनकी तरफ से अनसाइंटिफिक तरीके से काम किया गया था, जिस वजह से जो दुर्घटना है वो हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब दिल्ली में कोई दुर्घटना होती है तो एमसीडी रिस्पॉन्सिबल होती है, जब अलग अलग जगहों पर बेशक वो नेचुरल कारणों की वजह से ही हो रही हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जाती है वो उनके ऊपर जाती है जो ऑफिसर उसके ऊपर काम कर रहे थे कि उन्होंने ढंग से इस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया, अच्छे से जो साइंटिफिक तरीके से उन सारी चीज़ों को नज़र में नहीं रखा। इसी वजह से जो घटनाएं ये बार बार देखने को मिलती है और इसी वजह से हम देख पाते हैं कि इतने सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन इन क्लाउड्स का अब करें तो करें क्या, ये जो इतनी बारिश हो भी रही है तो क्या इंडिया को पता नहीं है कि इल नीनो और ये एल नीनो जो भी है ये सारे के सारे इफेक्ट तो 2 से 7 साल में होने वाले इफेक्ट हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि यस, इंडिया को बहुत पहले से पता है कि बरसात कभी किसी साल में अबव नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है और बिलो नॉर्मल भी रह सकती है, यानी नॉर्मल से थोड़ा कम भी रह सकती है। फिर भी इतनी सारी दुर्घटनाएं, फिर भी क्या हम लोग जागरूक नहीं हैं, फिर भी क्या हमने आज तक कोई भी मैकेनिज्म नहीं बनाया, क्योंकि ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है जो लगातार आज से नहीं 1900 से तो हमारे पास में पूरी की पूरी डिटेल है कि कब किस साल में एल नीनो हुआ था, कब किस साल में ला नीना हुआ था। यानी कि ये बात ठीक है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी जो तैयारी है वो भी ना करें। तो इंडिया में बरसात से रिलेटेड जो इतनी सारी दिक्कतें हैं उनके कारण क्या हैं, इसी पर यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा गया है उशिक दास गुप्ता जी के द्वारा। ये बात करते हैं कि देखिए इंडिया का जो मानसून है और उसमें होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उनके पीछे पुअर सिविक मेंटेनेंस काम करती है, यानी कि ढंग से मेंटेनेंस नहीं की जाती है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी एजिंग हो रही है। लगातार हम देखते हैं कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पुराना होता जा रहा है। नई तकनीक के साथ में, नई जो ये सारी की सारी परिस्थितियाँ हैं उनके साथ में उसको अपडेट किया ही नहीं जा रहा है। फेलियर है पॉलिसी मेकिंग का, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है, लेजिस्लेचर हैं, कहीं ना कहीं वो भी फेल हो जा रहे हैं, तभी ये दुर्घटनाएं लगातार अभी भी चल रही हैं। मैंने कल ही आप लोगों को समझाया था पेरिस के अंदर जो शीन नदी है जो कि आईफिल टावर के बिल्कुल पीछे से बहती है, उस नदी के अंदर भी प्रॉब्लम क्या है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, प्रदूषण उसमें हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उस नदी के अंदर हम देखते हैं कि पेरिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सीवेज बनाया गया है वो इस तरीके से बना हुआ है कि जैसे ही बरसात ज़्यादा होगी वैसे ही यहाँ पर जो घरों का पानी होता है वो भी उसी सीवेज से बहेगा और बरसात का जो सरप्लस वाटर है वो भी वहीं से बहेगा, जिस वजह से इसमें क्या हो जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग की वजह से हम देखते हैं पानी ओवरफ्लो कर जाता है, ओवरफ्लो करने की वजह से नदी में चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पॉल्यूशन होता है। ऐसा ही कुछ हाल इंडिया का भी है। इंडिया में अगर दिल्ली को देखें तो दिल्ली का जो क्षेत्र है वो एक्चुअली के अंदर में फ्लड प्रोन क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर बाढ़ आने की वैसे ही जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। रीज़न बिहाइंड दैट, गंगा एंड यमुना को आप यहाँ पर देख पाएंगे, इन्हीं का ये रीजन दिखाई देता है।
हम देखते हैं कि सिर्फ बात दिल्ली की नहीं है मानसून के केस में, बात यहाँ पर अलग अलग और भी स्टेट की है, मुंबई की बात है, लगातार गुड़गांव की बात है, यानी कि थोड़ी सी बरसात हुई नहीं। देखिए अभी जो बरसात हुई थी जिसमें जो दिल्ली में राजेंद्र नगर के अंदर ये दुर्घटना हुई वो केवल 500 mm की थी। अगर हम देखें कि हैवी रेनफॉल को यहाँ पर जो बरसात 60 mm से ज़्यादा जाती है, IMD उसको क्या बोलती है, हैवी रेनफॉल की कैटेगरी में डालती है। और बरसात उससे पहले 90 mm तक की भी यहाँ पर हम देख पाते हैं हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो आज के समय पे हमारे शहर ऐसे बन चुके हैं जो 50 से 55 mm की जो बरसात होती है, रेन होती है, उसको भी हैंडल नहीं कर पाती है। रीज़न बिहाइंड दैट ओल्ड स्ट्रक्चर। पहले क्या होता था कि यहाँ पर मान लीजिए क्या पहले भी ऐसे ही हमेशा बारिश आती थी। हम देखते हैं अराउंड 1900 में बरसात तो ऐसे ही होती थी, लेकिन इतनी बड़ी फ्लडिंग की समस्याएं नहीं होती थी। कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारी छोटी छोटी रिवर्स होती थी, काफ़ी सारी छोटी छोटी रिवलेट्स भी होती थी, यानी कि छोटे छोटे यहाँ पर क्या थे, रिवर्स में से निकलने वाली छोटी छोटी बहुत छोटी नदियाँ होती थी। अब जब ओवरफ्लो होता था तो ये छोटी छोटी नदियों में से क्या हो जाता था, पानी बाहर निकल जाता था और 2 से 4 घंटों के अंदर अंदर ऑलरेडी कितनी भारी बरसात क्यों ना हो, दिल्ली जैसे शहर में से पानी पूरा साफ हो जाता था। लेकिन आज परिस्थिति कुछ अलग है। आज ये क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका कारण ये है कि जितनी ये रिवलेट्स होती थी मोस्टली के ऊपर कुछ ना कुछ बना दिया गया है। दिल्ली की आबादी और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रभावित और जिम्मेवार हैं। प्रभाव भी इन्हीं को पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जिम्मेवार भी इनके यही लोग हैं, क्योंकि इन्होंने बिल्डिंग बना दी है, उन नालों को बंद कर दिया गया है, सीवेज ढंग से नहीं होता है। थोड़ा सा सॉलिड वेस्ट बाहर पड़ा हो तो वो जाके जो रिवलेट्स होती थी कभी एक समय के ऊपर, उनको अब गंदे नालों के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। अब वो उनके ऊपर सॉलिड वेस्ट चला जाता है, जिसकी वजह से इसके बाहर जाने वाला जो रूट होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है। अब ये ब्लॉक होगा तो सिंपल सी बात है, पानी कहाँ आएगा, ओवरफ्लो करके रोड के ऊपर आएगा। ऐसी ही स्थिति मोस्टली जो इंडिया के शहर हैं उन सभी में देखने को मिलती है, चाहे फिर मुंबई हो, बेंगलुरु हो या फिर यहाँ पर गुड़गांव हो। इन्हीं स्थितियों के कारण से हम देख पाते हैं कि कैसे ये जो घटनाएं हैं लगातार बार बार होती जा रही हैं। अब क्या किया जाए? रिस्पॉन्सिबिलिटी यही कहती है, जिम्मेवारिता यही कहती है कि यहाँ पर कनेक्शन बिठाना पड़ेगा अर्बन प्लानिंग एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। सॉरी अबाउट दैट। हम देखते हैं कि अर्बन प्लानिंग जो है एक्चुअली के अंदर में वो हमें साथ साथ करते हुए चलनी पड़ेगी, तभी जाकर यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज तो ये जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, आगे भी ये दुर्घटनाएं जो वो होती रहेंगी, क्योंकि ना तो ये पहले होने से बंद हुई है और ना ही बदलाव के बिना ये आगे होने से बंद हो सकती है, बल्कि आगे तो स्थिति और ज़्यादा खराब होने वाली है। रीज़न बिहाइंड दैट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट लगातार चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जैसे ये रोज की बाढ़, सूखे, हवाएं तेज चलना, लू चलना, हीट वेव्स चलना, ये और ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगी। तो इसी वजह से अभी से तैयार होना चाहिए, खास करके पॉलिसी मेकिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आप लोग, क्योंकि कल को एज एन IAS ऑफिसर बनेंगे, उसके बाद जाकर कभी सेक्रेटरी रैंक तक पहुंचेंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम आपके कंधों पर आएगा। तो इसी वजह से आप लोगों को इस टॉपिक को पूरा का पूरा GS पेपर 2 प्लस GS पेपर 3 इन तीनों ही पेपर में, और अर्बन जो डेवलपमेंट है उसके अंदर भी हम देख पाते हैं GS पेपर 3 में, तो यहाँ पर मिलाकर आपको पढ़ने की ज़रूरत हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है IR के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन में बात कर रहा है कि कैसे तमिलनाडु के कुछ जो फिशरमैन हैं वो उन लोगों की डेथ हो गई है यहाँ पर, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, जो श्रीलंका की नेवी थे उससे बचना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के साथ में हमारे जो रिश्ते हैं वो 2500 सालों से भी पुराने हैं। हमने देखा श्रीलंका में बुद्धिज़्म यहाँ पर चला गया है, इसके अलावा और भी कल्चरल टाई हमारी श्रीलंका के साथ में देखने को मिलती है, लेकिन श्रीलंका के साथ में हमारे कुछ इश्यूज़ भी मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं यहाँ पर फिशरमैन के इश्यूज़ को। उसके अलावा
हम श्रीलंका के साथ देखते हैं चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है श्रीलंका के ऊपर, वो भी हमें पसंद नहीं आ रहा है। तीसरा हम देखते हैं कच्छवुदु जो आइलैंड है, इसमें क्या है, ये एक ऐसा आइलैंड है जो कि यहाँ पर इंडिया ने फॉर्मली एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये क्या है, ये एक्चुअली में श्रीलंका के पास है और श्रीलंका की बाउंड्री के अंदर ही आता है। लेकिन तमिलनाडु जो स्टेट है वो कह रही है कि नहीं, इस पे तो तमिलनाडु का ही हक है। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो श्रीलंका के साथ में चल रहे हैं। बात करें अगर हमारी सिक्योरिटी की, तो प्राइमरली ये बोला जा सकता है कि श्रीलंका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिक्योरिटी रीजन्स, बिकॉज इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों ही के जो प्रस्पेक्ट है उसके लिए श्रीलंका जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर श्रीलंका है कि श्रीलंका के बिना तो हम अपने पूरे के पूरे इंडिया के मैप को दिखा भी नहीं सकते हैं। तो इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, जस्ट थोड़ी दूरी पे बोट के सहारे कोई भी अगर श्रीलंका इंडिया के साथ ना देगा, अच्छे से नहीं रहेगा, तो कोई भी इंडिया में एंटर कर सकता है, बड़े बड़े हमले हो सकते हैं, जैसे मुंबई के हमलों को हमने देखा था। सो श्रीलंका को हम ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते हैं। बात करें कि ये तमिलनाडु या फिशरमैन्स का क्या प्रॉब्लम, देखिए अब हम देखते हैं, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा सी क्या होता है। सी को अगर मैं आपको समझाऊं, समुद्र को समझाऊं, तो हम देखते हैं कि कोई भी कंट्री जो होती है उसका कुछ इनलैंड होते हैं, यानी कि उसके अंदर के वाटर बॉडीज जिसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है, उसके 12 नॉटिकल माइल तक हम देख पाएंगे यहाँ पर जो कि जोन होता है, जो कि अगेन एक जोन होता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव। उसके 200 नॉटिकल माइल तक हम देख पाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जोन को, और इसके बाद में आ जाता है हाई सी। हाई सी यानी कि अब यहाँ पर इस देश का कोई भी कब्जा है, कोई भी जो बेसिकली एक्टिविटी है वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि श्रीलंका जो है वो बहुत ही नज़दीक हमें दिखाई देता है इंडिया के। तो हम देख पाते हैं कि कैसे इंडिया और जो श्रीलंका का ये एरिया है, इस पूरे एरिया के अंदर में हमने क्या किया हुआ है, आधे बाउंड्री को बांटा हुआ है इंडिया के लिए और आधी सी की बाउंड्री को बांटा हुआ है श्रीलंका के लिए। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि मेरीन रिसोर्सेज सभी कंट्रीज़ को अपने अपने चाहिए ना, तो समुद्री जो रिसोर्सेज है जिसमें फिशिंग भी आ जाती है, जिसके अंदर ऑयल भी आ जाता है, जिसके अंदर मेडिसिनेशनल जो हब्स होती हैं वो भी आ जाती हैं, ये सब करना होता है। लेकिन कई बार तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली में श्रीलंका के वाटर बॉडीज़ के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ से मछलियों को पकड़ते हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर ऑब्वियसली फिशेस की जो संख्या है वो कम हो रही है। बार बार श्रीलंका बोलता है कि कैसे ये जो फिशरमैन है ये एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर क्रॉल पद्धति का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसमें हम देखते हैं कि ये बिल्कुल नीचे तक, बिल्कुल जो बहुत ही डेप्थ होती है समुद्र की, वहाँ तक अपने जाल को फेंकते हैं और उसके बाद वहाँ से भी मछलियाँ निकालते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो मछलियाँ हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो रही है और वो क्या हो सकती हैं, एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। श्रीलंका को बिल्कुल भी गवारा नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। इंडियन गवर्नमेंट के साथ में भी वो इस पर बातें करती है। इंडियन गवर्नमेंट इटसेल्फ इज सेइंग कि नहीं करना चाहिए ऐसा, तमिलनाडु के फिशरमैन ऐसा करते हैं तो गलत है। फिलहाल नेवी यही कर रही थी कि अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी तमिलनाडु से वहाँ पर फिशरमैन जो थे, मछुआरे जो थे वो एंटर किए थे उस रीजन में, उनको पकड़ रही थी। उनमें से 2 ऐसे मछुआरे थे जो उनसे बचने के लिए समुद्र में ही कूद जाते हैं, एक की वहीं पर डेथ हो जाती है, 2 को रेस्क्यू किया जाता है और उनको हॉस्पिटल के अंदर लेकर आया जाता है। तमिलनाडु की अगर हम फिशरमैन कम्युनिटीज़ की माने तो वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि श्रीलंका के जो नेवी है उसके ऊपर मर्डर का यहाँ पर क्या होना चाहिए, इशू दर्ज होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे इश्यूज हम दर्ज कर देंगे, फॉर एग्जांपल देखिए, वैसे तो श्रीलंका की तरफ से एक हाई कमीशन जो ऑफिशियल है उनको इंडिया में बुला लिया गया है, तो इससे रिश्ते और ज़्यादा ख़राब ही होंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा केस क्या है, लेकिन इसको हम फिर से कभी पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में। जितनी न्यूज़ थी, जितनी इंपॉर्टेंस थी और जितना बैकग्राउंड था उतना मैंने आज आप लोगों को समझा दिया है। खैर, ये हम देख पाएंगे कि कितना जो वाटर बॉडी है वो काफ़ी कम है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा है ही नहीं, और इसी रीजन के अंदर में जो मछुआरे हैं वो लगातार पकड़े जाते हैं, और कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पर श्रीलंका की स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाती है। क्योंकि चाइना भी क्या कर रहा है, चाइना ने भी हम देखते हैं यहाँ पर हम्बान टोटा जो एक पोर्ट है उसको लीज के ऊपर ले चुका है। इसके अलावा काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसे दे रहा
है। और हम तो जानते ही हैं कि चाइना की जो पॉलिसी है वो है डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, यानी कि कर्जे में फंसा कर यहाँ पर कंट्री का फ़ायदा उठाना। तो ये यहाँ पर चाइना कर रहा है। इवन वो क्या करता है, यहाँ पर अपने शिप्स को भी खड़ा कर दे रहा है, जो कि ऑब्वियसली कितनी नज़दीक यहाँ पर आ चुका है चाइना। और चाइना ऑलरेडी डायमंड ट्रैप, अगर हम बात करें कि यहाँ पर अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनको क्या कर रहा है, उनमें अपनी अपनी जगहों को ले रहा है, जिससे माना जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है। ये भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्टेट्स हैं उनको ये परमिशन दे दी गई है कि वो एक्चुअली में यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट होती हैं और शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं उनके अंदर सब क्लासिफिकेशन कर सकती हैं। सब क्लासिफिकेशन क्या होगा, देखिए इसको समझने से पहले थोड़ा सा रिजर्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा। रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण। आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण इस वजह से दिया गया है, जो कि ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है 1950 से ही हम देख पाते हैं, 1955 के बाद से, कि कैसे जो रिजर्वेशन होता है वो रिजर्वेशन इसी वजह से दिया जाएगा, जो भी ऐसी क्लासेस हैं जो सोशली एंड एजुकेशनली दो तरीकों से यहाँ पर बैकग्राउंड में रह गई हैं। और इसके पीछे का क्या कारण है कि उनके ऊपर हिस्टोरिक टाइम से, प्राचीन काल से ही उनको पीछे रखा गया है, कभी जाति के नाम से और कभी शिक्षा उनको ना देने के लिए ऐसे ऐसे कानून तक बनाए जा चुके हैं। हम देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी जा रही है अबाउट सब क्लासिफिकेशन, ये बात करती है कि रिजर्वेशन पहले ही मिल चुका है 1955 के अंदर में। 1955 से ही हम देखते हैं यहाँ पर जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है वो ऑलरेडी दे दी जा चुकी थी यहाँ पर SC एंड ST को। उसके बाद में अदर बैकग्राउंड क्लासेज आती हैं, जो कि 1992 के अंदर हम देखते हैं। पहले क्या थी, हमेशा जो बात थी वो की जा रही थी सोशली एंड एजुकेशनली बैकग्राउंड क्लासेस को। लेकिन इसके बाद में 1992 के अंदर एक इम्पोर्टेंट केस होता है जो कि जाना जाता है इंदिरा सुहाने केस के नाम से। अब इंदिरा सुहाने जो थी वो एक वुमन थी जो कि अप्लाई कर रही थी किसी जॉब के अंदर। बिहार के अंदर ये सब कैटेगराइजेशन किया गया था कि अब हम एजुकेशनली एंड सोशली प्लस जो इकोनॉमिकली वीकर यहाँ पर कास्ट है उनको भी क्या देंगे, आरक्षण देंगे, रिजर्वेशन देंगे। लेकिन ये घटना जाती है सुप्रीम कोर्ट तक और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है इंदिरा सुहाने केस में कि देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे सब क्लासिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो ओबीसी के अंदर में हम देखते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिकली लिमिट थी वो इसके बाद से लगा दी जाती है कि 8 लाख से ऊपर क्या होता है, जो भी 8 लाख से कम, उस समय पे तो खैर 1991 में ये 1 लाख की रखा गया था। उसके बाद बोला गया था कि हर 3 साल में ये जो अवधि है पैसे किसको बढ़ा दीजिए, जो साल में 1 लाख से कम कमाता है उसको ओबीसी के अंदर रख दीजिएगा अदर बैकग्राउंड क्लासेस की तरह। 2017 में ये जो पूरे की पूरी मॉनेटरी सिस्टम है वो 8 लाख तक क्या है बढ़ा दिया गया था। बहुत सारी स्टेट ऐसा करने की कोशिश कर चुकी हैं। वो कहती हैं कि देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए कह रही हैं कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट प्लस शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर ऐसी आती हैं जो और भी ज़्यादा पिछड़ी हुई है, जो और भी ज़्यादा पहले की तरफ से गई हुई है और उनको शायद आरक्षण की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू अदर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो दूसरी जातियों को, दूसरी कास्ट को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है उनको छीन रहे हैं, बिल्कुल नहीं छीन रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर टोटल 27% यहाँ पर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उस रिजर्वेशन में से क्या करना है कि जो भी ऐसी जातियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा महत्व देना है, बस इतनी सी बात कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार इस चीज़ को नकार दे रहा था। सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है 341 उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो होंगे वही क्या कर सकते हैं, किसी भी जाति को रिजर्वेशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, उसको जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें डाल सकते हैं, स्टेट्स को बता सकते हैं कि ये एक ऐसे कास्ट होंगे जिसको आप क्या करेंगे, रिजर्वेशन देंगे। स्टेट के पास में ऐसी कोई पावर है नहीं। ऐसे कई बार फैसले किए गए हैं पंजाब के अंदर में भी, और पंजाब के ऊपर अब 20 साल के बाद में जो केस चल रहा था उसमें ये रिजल्ट आता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम नकार नहीं सकते हैं। लगातार जो हमें डिफरेंशिएशन दिखाई देता है, लगातार जो हमें भेदभाव दिखाई दे रहा है, लगातार हम ये देख पाते
हैं कि कुछ लोग एक जो एससी में आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और दूसरे लोग एक्चुअली में ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं धोबी कास्ट का, तो धोबी कास्ट में हम देखते हैं एमपी और महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 56 से 57% एजुकेशन का लेवल जा चुका है। लेकिन ऐसे ही अगर कंपेयर करें किसी और ट्राइब से, दूसरे ट्राइब से, तो वो लेवल यहाँ पर 5 से 10% भी नहीं होता है। तो क्या इन लोगों को ज़्यादा रिजर्वेशन का जो फ़ायदा है वो नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ, स्टेट अपने आप में इसको लागू कर सकती हैं। हालांकि ये जो केस था ये 7 जजेस के बेंच में हुआ और 6 जो जजेस थे उनकी मेजॉरिटी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी गई है। फिलहाल बात करें सब क्लासिफिकेशन की ही, तो हमें समझ में आता है कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनमें बहुत सारी यहाँ पर क्या है, अलग अलग यहाँ पर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है। जैसे महाराष्ट्र की ही बात करें तो हम देख पाएंगे मेहर एंड मतांग को गोंड यहाँ पर आते हैं, भील आते हैं। राजस्थान में मेघवाल है, बैरवा है, मीना जो कि सबसे बैकग्राउंड यहाँ पर में अपनी एज अ पोजीशन की तरफ रहते हैं। तो उन लोगों को जो सपोर्ट है, रिजर्वेशन का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा मिलना चाहिए ताकि सोशल जस्टिस भी इसकी वजह से जो होगा वो ज़्यादा दिया जा पाएगा। इसके अलावा भी हम अलग अलग यहाँ पर कास्ट को देख पाते हैं, अलग अलग उनके ग्रुप्स को देख पाते हैं अलग अलग स्टेट के अंदर में, और इस फैसले को काफ़ी ज़्यादा सराहाया भी जा रहा है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है ये एक्चुअली के अंदर में जो सोशल जस्टिस होगा उसको क्या करेगा, अच्छे तरीके से पहुँचा पाएगा। यानी कि अब हम लोग केवल और केवल जो लिखा गया है सिर्फ वही समझ के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि ढंग से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों को और जो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब हम देखते हैं कि यही जो फैसला आया है इसमें हम देखते हैं 7 में से 4 ऐसे जजेस हैं जिन्होंने एक और फैसला दिया है कि इनके अंदर भी ये जो कैटेगराइजेशन हो रहा है इनके अंदर भी एससी एंड एसटी के अंदर भी एक क्रीमी लेयर आ जानी चाहिए। अब क्रीमी लेयर होती क्या है, आज तक एससी और एसटी में कोई भी क्रीमी लेयर देखने को नहीं मिली है, लेकिन ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है। क्रीमी लेयर का मतलब होता है वो इंडिविजुअल्स जो एक्चुअली के अंदर में रिजर्वेशन का फ़ायदा पाकर अब इतने सक्षम हो चुके हैं कि आज अगर उनको रिजर्वेशन मिले तो शायद वो किसी और का ही हक ले रहे हैं। उनके बच्चों को अगर रिजर्वेशन मिले तो वो किसी और ऐसे ज़रूरतमंद इंसान का आरक्षण या रिजर्वेशन ले रहा है जो ज़रूरत के लायक है नहीं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन इनको ज़रूरत नहीं है। तो ये होते हैं क्रीमी लेयर। अब क्रीमी लेयर को हम देखते हैं निकाला गया है। क्रीमी लेयर जो निकाले गए हैं वो निकाले गए हैं 8 लाख पर एनम के ऊपर, यानी 8 लाख से ज़्यादा जिनकी साल की इनकम होती है। हम देखते हैं इसमें 6 तरीके के जो ग्रुप हैं उनको रखा गया है। सबसे पहले अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पोस्ट है, मान लीजिए कोई यूपीएससी का चेयरमैन है या यूपीएससी के अंदर पोस्ट आती है, तो अब वो क्या हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी है तो उसके मेंबर्स भी जो होंगे वो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर हो जाएंगे, स्टैट्यूटरी पोस्ट के ऊपर हो जाएंगे। तो उनके बच्चों को चाहे बेशक वो ओबीसी में आते हों लेकिन स्टिल उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। रीज़न बिहाइंड दैट क्योंकि आज वो इतने सक्षम हैं, आज वो एजुकेशनली भी यहाँ पर सक्षम हो चुके हैं, आज वो सोशली भी और साथ में इकोनॉमिकली भी, कि दूसरे लोगों को जिनको सच में ज़रूरत है वहाँ तक ये रिजर्वेशन पहुँचनी चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो ग्रुप ए इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट होती है जिसमें ऑब्वियसली सेंटर की पोस्ट आती हैं जैसे कि IAS, IPS, IFS, ये आती है ग्रुप ए की नौकरियाँ। फिर ग्रुप बी की कुछ नौकरियों को भी हम देख पाते हैं जिसमें अदर जो कमिश्नर लेवल की रैंक्स होती है वो आती हैं। ये जो पोस्ट होती है ऑफिसर्स होते हैं इनको भी क्या नहीं होगा, एक्चुअली के अंदर में ओबीसी लेयर में इनको काउंट किया जाएगा। तीसरा इसमें रखा गया है कि आर्मी के अंदर अगर कोई कॉलोनल यहाँ पर रैंक तक पहुँच चुका है तो वहाँ पर भी क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर भी रिजर्वेशन हमें जो है उन तक, उनके या उनके बच्चों तक नहीं अब लेना चाहिए क्योंकि वो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, वो लोग आगे बढ़ चुके हैं उस चीज़ से। फिर हम देखते हैं कि कोई प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है,
है, कोई लॉयर है, ये सारे जो प्रोफेशंस अगर कोई है तो उनको भी ये क्रीमी लेयर के अंदर रखा जाएगा। इसके अलावा किसी के पास अगर प्रॉपर्टी ज़्यादा है, एग्रीकल्चरल लैंडिंग उनके पास है, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो उस चीज़ के ऊपर भी पूरा पूरा फोकस यहाँ पर किया जाता है। ये है क्रीमी लेयर। अगर यही पूरा का पूरा कंसेप्ट SC एंड ST के अंदर भी लेकर आया गया तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी SC में इन 6 विभागों में आते होंगे उनको और उनके बच्चों को आगे आने वाले समय पे क्या हो जाएगा, आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। और जो बचे हुए लोग हैं, जो सच में पीड़ित हैं, जिनको आज भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उनको थोड़ा सा सहारे की ज़रूरत है, उनको रियल जो बेनिफिट होगा वो मिल पाएगा। लैंडमार्क बेंचमार्क इसको बोला जा रहा है। लगातार बताया जा रहा है कि हाँ इम्प्लीमेंट करना ये थोड़ा मुश्किल होगा, माना जा रहा है इसमें सब मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर इसको ढंग से लागू किया जाता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट दी जा रही है, तो इसका फ़ायदा भी बेहिसाब होगा। ये जो रियल बेनिफिट है और जो रियल यहाँ पर हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से एक सोच थी लोगों को ऊपर उठाने की, दबावपन जो था उसको ख़त्म करने की, वो सोच लेकर डॉक्टर BR अम्बेडकर हमारे बीच आए तो रेजोल्यूशन को उन्होंने प्रस्तावित किया था। तो शायद अब इसके बाद से क्या होगा वो हमें पूरा होता हुआ दिखाई देगा, अगर ढंग से, अगर बिना किसी गड़बड़ी के इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है ग्राउंड लेवल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है स्टोरेज प्रोजेक्ट की। देखिए अब ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है स्टोरेज की। स्टोरेज क्या होता है? किसी चीज़ को जमा करके रख देना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टोरेज में इलेक्ट्रिसिटी को जमा करके रखने की। अब इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कैसे किया जा सकता है? कोई लोग इन्वर्टर में स्टोर करते हैं, कुछ लोग जनरेटर में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ह्यूज लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना है तो वो इन्वर्टर या जनरेटर में तो नहीं होगा, यानी उसके लिए कुछ और फिनोमिना बनाना पड़ेगा। लेकिन स्टोर करना क्यों है? क्योंकि अगर हम वर्ल्ड हेल्थ की भी रिपोर्ट की तरफ में देखें तो हम देख पाते हैं कि कैसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी ये बात बताई गई है कि अब इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है और 2030 तक ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो कट्स होते हैं वो और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखने को मिल सकते हैं। यानी कि एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है तो हम देखेंगे कि लेवल भी ज़्यादा करना पड़ेगा। साथ साथ में हमें हमारी जो निर्भरता है कोयल वगैरह के ऊपर, उसको कोयले से उसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस निकलती है। ग्रीन हाउस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगेन गर्मी ज़्यादा की वजह से अगेन एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होगी। यानी कि एक सर्कल हमें दिखाई दे रहा है, एक साइकिल दिखाई दे रहा है, नहीं कि पहले एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है जिसको कोयले से बनाया जा रहा है, कोयले से बनाने के बाद में फिर उसमें से ग्रीन हाउस गैस निकल रही है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से गर्मी और ज़्यादा बढ़ रही है, और ज़्यादा गर्मी की वजह से एनर्जी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है। फिर से सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो और जो भयंकर यहाँ पर इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेंगे, फ्लड से लेकर ह्यूमिडिटी से लेकर पता नहीं क्या क्या। और लेकिन अब इसको संभाला कैसे जाए? इसको संभालने का मतलब यही होगा कि हमें एक्चुअली के अंदर में जो पेरिस क्लाइमेट के अंदर हमने क्या किए हैं, कुछ वादे किए हैं जिसके अकॉर्डिंग 2070 तक हम क्या करेंगे, नेट जीरो पे आ जाएंगे। नेट जीरो पे आने का मतलब है कि हम उतनी ही कार्बन या उतनी ही ग्रीन हाउस गैस को निकालेंगे जितना वो अपने नेचुरल साइकिल के अंदर क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है आफ्टर जस्ट निकलने के बाद में, राइट। जब वो नेचुरली सर्कल में जाएगी तो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट कम होगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में फ्रीली घूम नहीं रही होगी तो इसकी वजह से गर्मी भी कम होगी, राइट। वो सन की जो अर्थ से जाने वाली लॉन्ग वेव्स की होती हैं उनको ट्रैप करना बंद कर देंगे, उनको ट्रैप करना ही बंद कर देंगी। तो जो ये ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर बार बार बढ़ रहा है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अर्थ का खुद का अपना एक हीट बजट होता है। जितनी भी वो लेयर्स को लेती है, यहाँ पर सन रेज को लेती है, जितनी भी लगभग 54 जो रेज होती है, अगर 100 वोट आ रहा है तो 54 अर्थ के पास पहुँच पाती है, वो उतने को ही बाद में रात में वापस भेज देती है। तो वो अपना बैलेंस करके रख सकती है, बस हमें अपने जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स हैं उनको कम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, कोयले को बिल्कुल हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है जिसमें से कार्बन पहले इसमें ट्रैप हो चुकी है और जैसे ही हम इसको जलाते हैं तो कार्बन बाहर निकलती है। अब क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि जो दोबारा से बन सके। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलती है?
ये एनर्जी हमें मिलती है सन से सोलर एनर्जी के रूप में, विंड से विंड एनर्जी के रूप में। अब हम क्या करें कि दिन भर जो सोलर एनर्जी है उसकी मदद से यहाँ पर जो वाटर होता है, पानी होता है, मान लीजिए नदी है कोई, तो दो तरीके के एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी। एक नदी बह रही है, उस नदी में से ऊपर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे आप पानी भेजेंगे, वहाँ पर एक रिजर्वोयर करेंगे, उस पानी को वहाँ तक ऊपर चढ़ा देंगे। अब ये भी पावर से होगा, एनर्जी से होगा। ये एनर्जी से जिससे होगा वो होगा सोलर एनर्जी। अब क्योंकि ये सोलर एनर्जी से हो रहा है, तो क्योंकि सोलर एनर्जी फ्री में बन रही है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं आ रही है, एटलीस्ट क्लाइमेट की तो कोई कॉस्ट नहीं आ रही है, तो ये आराम से हम कर पाएंगे। जैसे ही अब ये ऊपर की तरफ गया हुआ पानी है, जैसे ही आप इसको नीचे छोड़ेंगे तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा बहुत स्पीड से काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही यहाँ पर जो वो बनाए गए होंगे, आप ये देख पाते हैं पावर हाउस, तो इन पावर हाउस में पहुंचेंगे और टरबाइन के अंदर इनको घुमाया जाएगा, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकाल लिया जाएगा। यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी तब हम क्या करेंगे, उसको पानी को ऊपर से छोड़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को बना लेंगे हाइड्रो पावर की मदद से। ये है पूरा का पूरा स्टोरेज बजट। अब इसी स्टोरेज बजट के लिए यूनियन बजट के अंदर 2024-25 में पॉलिसी बनाई गई है कि हम इंडिया में स्टोरेज एनर्जी जो है वो बनाएंगे और ऐसे प्रोजेक्ट्स का और भी ज़्यादा ध्यान देंगे। पूरा फोकस जो है हमारा ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर रहने वाला है। तो ये कंसेप्ट जस्ट आपको समझ में आना चाहिए था कि पंप स्टोरेज एनर्जी एक्चुअली में है क्या, या फिर प्रोजेक्ट है क्या। क्या इंडिया में पहली बार हो रहा है? नहीं, इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी कुछ ऐसे हैं। लगभग 3 मेगावाट का हमारे पास ऑलरेडी स्टोरेज पंप जो एनर्जी है वो है। चाइना इसमें सबसे ज़्यादा लीडिंग चल रहा है। चाइना को हम देखते हैं 50 गीगावाट के साथ में। हमारा टारगेट ये है कि हम 2030 तक लगभग 500 गीगावाट की जो अपनी एनर्जी है उस तक पहुंच जाए, जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाई गई हो। उसमें ये भी हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो कर पाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे जो मदर्स होती हैं और जो गेस्टेशनल पीरियड में चल रही होती है, यानी कि अभी जो बच्चा है वो उनके पेट के अंदर है और उस समय पे उनको डायबिटीज़ का रिस्क होता है, खास करके बच्चे को भी हो जाता है। अब डायबिटीज़ जो होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि किसी एक इंसान को अगर डायबिटीज़ है तो वो दूसरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं लगेगी, ऐसे स्प्रेड नहीं होगी हवा में या फ्लूइड वगैरह से, सलाइवा वगैरह से। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल तो है, लेकिन जब ये मदर को इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है, इंसुलिन वो ढंग से नहीं ले पाती है प्रेगनेंसी के दौरान में, तो उस वजह से जो फीटस होता है उसमें क्या हो गया, ज़्यादा ग्लूकोज हो गया। ज़्यादा ग्लूकोज की वजह से बच्चे का जो रिस्क होता है डायबिटीज़ होने का, खास करके टाइप 2 डायबिटीज़ होने का लेटर इन द लाइफ, वो बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है। अब वो बढ़ जाता है, जैसे वो बढ़ता है तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका रिज़ल्ट ये होगा कि बच्चे को फ्यूचर के अंदर डायबिटीज़ हो सकती है जो कि हार्मफुल है, ओबेसिटी यहाँ पर हो सकती है, अदर जो बीमारियाँ वो भी देखने को मिलेंगी। इसीलिए हम देखते हैं कि अभी की गई है दिल्ली डिक्लेरेशन। अब ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है ये है डायबिटीज़ को रोकने के लिए। इसमें हम देख पाते हैं कैसे 18वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इंडिया 2024 में, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर ही हुई है। और इसमें पूरा ध्यान दिया गया है कि यहाँ पर जो वुमन होंगी, जो प्रेग्नेंट होंगी, उनके पहले 8 हफ्तों तक क्या किया जाएगा, उनके ऊपर उनका जो ग्लूकोज लेवल है और इंसुलिन रेसिस्टेंट है उसको पूरा फोकस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा। वो लगातार उनकी टेस्टिंग करते रहेंगे सो दैट अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो मेडिसिन के साथ में इनको कंट्रोल किया जा सके, ताकि लेटर इन प्रेगनेंसी ऐसे कुछ जो इफेक्ट्स है वो देखने को ना मिले और जो इतने सारे बच्चे हैं इंडिया के अंदर उन पे ये जो आगे प्रभाव है वो भी ना पड़े। नेक्स्ट आर्टिकल फिर से बात कर रहा है ओबेसिटी, डायबिटीज़ की, प्रॉपर डाइट और यहाँ पर माल न्यूट्रिशन। देखिए हमें देखने को मिलता है कि पिछले ही हफ्ते वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है अन्नपूर्णा देवी, उनकी तरफ से लोकसभा के अंदर ये बात बताई गई थी, आंकड़े बताए गए थे कि कैसे 17% ऑफ इंडियाज़ चिल्ड्रन, जो कि कितने में आते हैं, यहाँ पर एज ग्रुप आता है 0 से 5 साल, तो 17% जो इंडिया के बच्चे हैं वो एक्चुअली के अंदर माल न्यूट्रिशन का शिकार है। अब ये काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। क्यों हो जाता है काफ़ी बड़ा, चलिए समझते हैं। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण यानी कि पोषण जो है, न्यूट्रिशन जो है वो ढंग से बॉडी को नहीं मिल रहा है, या तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं। सही सुना आपने। आप लोगों को हमेशा लगता होगा कि माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट्स का कम मिलना, नहीं।
माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स का या तो ज़्यादा मात्रा में मिलना या कम मात्रा में मिलना, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। न्यूट्रिएंट्स अगर ज़्यादा है तो ओबेसिटी की तरफ लेकर जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स अगर कम है तो हम देखेंगे यहाँ पर स्टेटिंग वेस्टिंग जैसी जो कैटेगरी है वो हम बच्चों में देख पाएंगे। वेस्टिंग यानी कि जितनी उनकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए वो उतना नहीं है। स्टेटिंग यानी कि जितना उनकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग उनकी उम्र के हिसाब से इतनी हाइट होनी चाहिए वो उतनी नहीं है। ऐसे सारी चीज़ें हम देख पाते हैं बच्चों के अंदर में। अब ये देखने को मिलता है कि 36% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं, लो हाइट है, एज के अकॉर्डिंग 6% वेस्टेड हैं और 17% जो है वो ऑलरेडी हम देख पाते हैं यहाँ पर अंडर वेट है। तो ये 17% है जो अंडर वेट है। अगर सभी बच्चों को मिला दिया जाए तो हम देखते हैं कि मोर देन 60% ऑफ चिल्ड्रन जो कि 0 से 5 साल में है, जो कि आने वाला हमारा भविष्य होने वाला है, तो लगभग 60% बच्चे जो हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, जो कि बहुत बड़ी चिंता की विषय है। हर 100 में से 60 बच्चे ऐसे हैं जिनको पोषण ढंग से नहीं मिल रहा है, जिसके ऊपर अभी काम करने की बहुत आवश्यकता हो जाती है। और इसी आंकड़ों की तरफ से जो ध्यान है वो दिया जा रहा है कि चाइल्डहुड में ही बच्चों को ओबेसिटी हो रही है, बचपन में ही 10-12 साल की उम्र में बच्चों को डायबिटीज़ देखने को मिल रही है। तो ये हमारी जो आने वाली पूरी की पूरी जनरेशन है उसके लिए एक खतरनाक स्टेप है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। यही पूरा का पूरा आर्टिकल इसमें बात कर रहा है। फिलहाल यहीं पे आज का न्यूज़पेपर होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे आपको लगातार जो वीडियो है डेली सुबह 5 बजे मिलती रहेंगी। खैर अभी के लिए चलती हूँ, आप लोग भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल फिर मिलते हैं सुबह 5 बजे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।